हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्र, इसके पहले जो मैंने वीडियो सब बनाया तो संविधान से संबंधित लगभग जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिकों को मैंने टच में किया। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि जो ये मेरा एक विषयवार जो टॉपिक की चर्चा हो रही है ये स्पेशली एसएससी टेट पेट जैसे विद्यार्थियों के लिए ही है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये सिविल जैसे या टीजीटी या पीजीटी जैसे बच्चों की तैयारी में काम की चीज़ नहीं है। नहीं, उनके लिए भी है, वो भी देखें। ठीक है, लेकिन चूँकि ये वैकल्पिक प्रश्न के लिए ज़्यादातर बनाया जा रहा है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आज जो हम टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं वो टॉपिक वो टॉपिक है कि संपूर्ण इतिहास पर एक बेहतरीन समझ कैसे स्थापित करें, ये मेरी टॉपिक होगी। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये, क्योंकि इस टॉपिक के बाद मैं संपूर्ण इतिहास पर वीडियो बनाने वाला हूँ और वो इतिहास जो आएगा वह एक एक वंश करके आपके उससे रिलेटेड सारे शासकों से संबंधित एक क्रमवार तरीके से वो चीज़ें आएंगी। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसी वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन वो चर्चा करने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी आगे चलकर इतिहास से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ या पीसीएस जैसे वैकल्पिक प्रश्नों का सामना करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। अगर आज जो मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ इन सारे वीडियो को अगर आपने देख लिया, जो मैंने इसके पहले सारे वीडियो हमारे जो यूट्यूब पर बने हुए हैं, ठीक है, उसमें लगातार धर्मेंद्र सर भी सहयोग कर रहे हैं और वो एक एक वीडियो को बहुत डिटेल से लेकर आ रहे हैं। अगर उनके हर टॉपिक को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो टीजीटी और पीजीटी से एक भी प्रश्न उस टॉपिक से आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी टॉपिक लेकर आते हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में वो सारे प्रश्न उस टॉपिक में समाहित रहते हैं। इसीलिए मैं आज उसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ाया गया है और उस पर समझ कैसे विकसित करें वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। फिर इसके बाद जो हमारे वीडियो लगातार पढ़ेंगे टॉपिक वाइज उसको भी आपको लगातार देखना ही होगा। लेकिन ये चूँकि थोड़ा सा अलग कर दिया जा रहा है, ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा मेरा और एक वीडियो मेरा डिटेल में चलेगा। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो पेट और टेट और एसएससी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। उनको बहुत वही प्रश्न यहाँ पर चर्चा होगी टॉपिक पे जो मैं आगे सभी इतिहास पे वीडियो बनाने वाला हूँ जो एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। लेकिन 50% प्रश्न ये मान के चलिए कि जो टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस भी दे रहे हैं वो भी फंसेगा। लेकिन अगर जो टीजीटी और पीजीटी 100% अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने जो वीडियो बनाया है, जो धर्मेंद्र सर ने वीडियो बनाया है, उन सारे वीडियो को आपको डिटेल से देखना ही पड़ेगा। मैं आपको ये पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और ना तो कोई बुक खरीदने की आवश्यकता होगी। बस आप हमारे लेक्चर को या हमारे वीडियो जो यूट्यूब पर पड़े हुए इतिहास संबंधी वीडियो हैं उसको पूरे ध्यानपूर्वक आप सुनते चले जाइए। क्लियर? और इतनी वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को रखा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे चीज़ों को छांट कर एक जगह क्रम व्यवस्थित तरीके से सारे चीज़ों को डिटेल में से रखा गया है। ठीक है, और उस पर लेक्चर भी दिया गया है और समझाने का प्रयास भी किया गया है। क्लियर? तो ये वैकल्पिक प्रश्नों को अगर हल करना है और उस पर समझ विकसित करना है तो निश्चित रूप से आज के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम चर्चा करते हैं कि वैकल्पिक इतिहास पर एक समझ विकसित कैसे करें
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपको एक इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों पर समझ विकसित करना है तो आपको निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। तब आपको निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। आपको निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। और वो निम्न बातें कौन कौन सी हैं? ठीक है, ये एक रणनीति का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो ये जानने का प्रयास करिएगा। धर्मेंद्र सर इसमें शेयर डाल दीजिए। तो इसमें आपको निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। आइए, कौन कौन सी बातें हैं? पहला चीज जो निम्न बातें ये हैं, आपके लिए जानना आवश्यक है कि प्रश्न इतिहास में कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि इतिहास में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे नोट्स कैसे तैयार करना है। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो कभी कभी आप में प्रश्न वंशों का क्रम पूछ देता है। ध्यान से सुनते जाइएगा, वंशों का क्रम। अभी मैं एक एक चीज़ पर डिटेल से चर्चा करूँगा। वंशों का क्रम, फिर शासकों का क्रम, वंशों का क्रम, इसके अलावा फिर शासकों का क्रम पूछता है। वंशों का क्रम, शासकों का क्रम, फिर ऐतिहासिक युद्ध का क्रम पूछ देता है। ऐतिहासिक युद्ध का क्रम भी पूछ देता है। इसके अलावा जो शासक हैं या जो राजा हैं, उस राजा की उपाधियों से प्रश्न पूछता है। ये देखिए, आप जब भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या है? ये प्रश्नों का एक कीबोर्ड है। एक प्रश्नों का कीबोर्ड है। प्रश्नों की जो संरचना तैयार की जाती है, जैसे किसी ईंटा का अगर निर्माण करना हो तो उसके लिए क्या बनाते हैं? आप पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर बन गया तो कई ईंटे के निर्माण हो गए। तो उसी तरीके से ये इतिहास के प्रश्नों का क्या है? स्ट्रक्चर है, जो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजा की उपाधियाँ, फिर इसके बाद देखेंगे उपाधियाँ, फिर राजा के दरबारी कवि। जी हाँ, राजा के दरबारी कवि। अब राजा के दरबारी कवि भी तो होते हैं। हर राजा कोई ना कोई दरबारी कवि रखता था। इसके अलावा साहित्यकार, कुछ साहित्यकार भी होते थे। अब वो दरबारी कवि भी होते थे, विदेशी यात्री भी होते थे, साहित्यकार, और इनके द्वारा रचित पुस्तकें, इनके द्वारा रचित पुस्तकें से भी रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? अब फिर आप देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे विदेशी यात्री। जी हाँ, विदेशी यात्री। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन है कि भारत में इस समय इस शासक का दौर चल रहा था, तो उस समय विदेशी यात्री कौन था। इसके बाद विदेशी आक्रमण, यानी कि किस राजा के समय या किस वंश के समय विदेशी आक्रमण हुआ था, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं, विदेशी आक्रमण तो होते ही हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो शासक की उपाधियाँ होती थी, शासक के द्वारा कई रचनाओं का भी निर्माण किया जाता था। ठीक है? इसके अलावा तुलनात्मक, जी हाँ, तुलनात्मक प्रश्न कभी कभी बनाता है। तुलनात्मक प्रश्न, तुलनात्मक का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि इस शासक के समय, तुलनात्मक प्रश्न, इस शासक के समय कौन सा शासक होता है, इस शासक के समय
के समय अन्य कौन कौन से शासक थे, अन्य कौन कौन से शासक थे। तो कभी ये भी पूछ देता है कि कौन कौन शासक थे। ठीक है, जैसे कभी कभी आप में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि या तो पूछा गया है कि जिस समय प्रतिहार वंश का शासक जिस समय नागभट्ट प्रथम था, तो उस समय राष्ट्रकूट का शासक कौन था या पाल वंश का शासक कौन था। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कैसे पूछ सकता है कि जिस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन था, तो दक्षिण भारत में चालुक्य का कौन शासक था या पल्लव वंश का कौन सा शासक था। इस तरीके से कई वंशों में तुलनात्मक प्रश्न पूछ सकता है। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उस समय काकती वंश का शासक कौन था। ठीक है, इस तरीके से या तो फिर चोल वंश का कौन सा शासक था, पांडव वंश का कौन शासक था, पांडव वंश का कौन शासक था। इस तरीके से कभी कभी तुलनात्मक प्रश्न भी बनता है। या गुजरात का कौन शासक था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी था, जिस समय समुद्रगुप्त था, तो उस समय कौन था। तो इस तरीके के इस शासकों के समय अन्य कौन शासक थे, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत शासकों के समय, यानी शासकों के समय प्रमुख स्थापत्य कला, अब ये भी है, स्थापत्य कला भी बहुत बनाए गए हैं। स्थापत्य का कला का मतलब ये है कि कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है कि कैलाशनाथ का मंदिर किसने बनाया है, राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया है, लाल किला किसने बनवाया है, ताजमहल किसने बनवाया है, मोती मस्जिद किसने बनवाया है, कुतुब मीनार किसने बनवाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है। इस तरीके से कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, तमाम प्रकार के प्रश्न हैं इतिहास में। तो शासकों के समय स्थापत्य कला से भी रिलेटेड कई प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस शासक के समय कौन से स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था या किस शासक के द्वारा स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था। ढेर सारे मंदिर भी हैं, द्रविड़ मंदिर, बेसन नागर में मंदिर, इस तरीके से ढेर सारे मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। लेकिन किस किस शासकों के समय हुआ है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतिहास के प्रश्नों का क्या है, एक संरचना है। और नोट्स भी आपको इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख कर ही बनाना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें एक जगह हो जाए। नहीं तो आप ज़रा सोचिए कि इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप कई प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, और बुक भी उसकी काफ़ी मोटी होती है और हर चीज़ उसमें समाये, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्रश्नों को नोट्स बनाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। क्लियर। तो शासकों के समय स्थापत्य कला, इसके अलावा किस शासक के समय, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनाए, किस शासक के द्वारा कौन कौन सा सिक्का चलाया गया है, कौन कौन सा सिक्का चलाया गया है और वह सिक्का किस धातु का बना हुआ है, वह सिक्का किस धातु का बना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास में कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। धर्मेंद्र सर इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कौन सा अभिलेख, अब ये देखिए प्राचीन इतिहास में तो यही है, कौन सा अभिलेख किस शासक का है, कौन सा अभिलेख किस शासक का है, या किस अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, या कौन सा अभिलेख किस शासक का है या किस अभिलेख से उस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। धर्मेंद्र सर का ये भी वीडियो बना हुआ है और इतना उस पर पॉइंट बनाए गए हैं कि एक भी प्रश्न छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप वो टॉपिक पढ़ गए तो अभिलेख से आया हुआ प्रश्न आप निश्चित रूप से हल करके आएंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा अभिलेख किस शासक का है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं वंशों का क्रम और शासकों का क्रम और ऐतिहासिक युद्ध, राजा की उपाधि, राजा के दरबारी कवि और साहित्यकार, इनके द्वारा रचित पुस्तकें, और आप देख रहे हैं विदेशी यात्री और विदेशी आक्रमण और तुलनात्मक इतिहास जैसे समय, इस शासक के समय अन्य कौन शासक थे, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। इस सारे से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस शासक के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था, ये भी प्रश्न देख रहे हैं आप, पूछा जा रहा है। किस शासक के समय कौन सा अभिलेख है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शासक किस धर्म को मानता है, कौन सा शासक किस धर्म को मानता है। ठीक है, तो इस पर भी वीडियो बना है। आप जानते हो कि प्राचीन काल में बहुत सारे शासक ऐसे थे और उस समय धर्म भी बहुत थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म थे, ब्राह्मण धर्म, ये सारे धर्म थे। कौन शासक किस धर्म को फॉलो करता था, इसके भी बारे में कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मित्र। क्लियर? तो इतिहास में ये वो सारे संरचना हैं जिससे प्रश्न बनते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। वंशों के क्रम में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, जैसे वंशों के क्रम में प्रश्न पूछता है, जैसे शक, कुषाण, पहलव, सातवाहन, इन वंशों का आप सही क्रम बताइए। शासक का नाम दे देता है, उदयन, महापद्मनंद, अजातशत्रु, सही शासकों का आप क्रम बताइए। तो इस तरीके से क्रम में पूछ देता है। युद्ध में बहुत सारे युद्ध हैं। दासराग का युद्ध है, आंग्ल कर्नाटक का युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है। ऐसे इतिहास में बहुत ढेर सारे युद्ध हैं और कभी कभी युद्धों के सीक्वेंस के बारे में पूछ देता है, वो भी आपको बताना होगा। केवल इतना ही नहीं, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि जब भारत में सामंतवादी व्यवस्था होती थी, सामंतवादी पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है, 2 घंटे का, मैं एक लेक्चर दिया भी हूँ कि इतिहास पर कैसे समझ विकसित करें। वो वीडियो अलग है और ये वीडियो थोड़ा अलग है। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रश्न का नेचर कैसे बनता है, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा जो टॉपिक है कि अब तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए गए हैं और किस प्रकार से पढ़ाए गए हैं, उस पर मेरा होगा। तो जो मैं नोट्स बनाया हूँ, इन्हीं सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर उस सारे नोट्स, प्रश्न संबंधित सारे पॉइंट मैं एक जगह रखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मित्र, कुछ प्रश्न आप देखेंगे ऐतिहासिक, प्रशासनिक, आर्थिक शब्दावलियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक शब्दावलियाँ। अब देखिए, आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऐसा नहीं है कि अनियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते थे। पहले भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य होता था, पहले ही बैंकिंग जैसी व्यवस्था होती थी, पहले भी लगान जैसी व्यवस्था होती थी, पहले भी कर लिया जाता था। लेकिन जो उनके शब्द होते थे वो अलग अलग होते थे। पहले भी वित्त मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वित्त मंत्री के लिए हर वंश में अलग अलग शब्दों के नाम से जाना जाता था। हमारी बात समझ रहे हैं ना? कभी कभी उस शब्द को, उस कर को, उस लगान को, उस राजनीतिक पार्टी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कर वसूलने वाला, राजदूत, ये आज भी हैं
और पहले भी हुआ करते थे, लेकिन उनकी कुछ ऐतिहासिक शब्दावलियां भी हुआ करती थी। ठीक है, उनसे भी रिलेटेड प्रश्न इतिहास में पूछे जाते हैं। अब इतने जो स्ट्रक्चर में आपको ये आपके सामने रखा हूं मित्र ना, ये किसी बुक में एक जगह आपको नहीं मिलेगी। आपके पास रास्ता है। आप एक रास्ता ये है कि जो इतिहास में जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे सारे रिलेटेड इनका इस तरीके से आप नोट्स बनाओ और जितने प्रश्न पूछे गए हैं इनसे उसको खोजते रहो और खोज कर आप उसको एक जगह लाओगे तो बड़ी मेहनत होगी। लेकिन आपकी मेहनत की बचत करने के लिए मैंने वो मेहनत खुद कर डाली है, ताकि आप जो बड़े बड़े संस्थानों में नहीं जा पाते हैं वो विद्यार्थी YouTube के माध्यम से फायदा उठा लें, लाभ उठा लें। ठीक है, तो ये सारे बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा और मैं समझता हूं कि आप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। ठीक है, आइए अब इन्हीं से जुड़े हुए जो मैं विगत पढ़ाया हूं इतिहास से रिलेटेड और जो धर्मेंद्र सर पढ़ाए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक, उस टॉपिक का नाम लेंगे। उस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और फिर इसके बाद जब मैं इतिहास का जो वीडियो अब बनाने वाला हूं, आप ऐसे समझिए कि जो किसी मकान की जब इमारत की जब निर्माण करनी होती है तो पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, संरचना बनाई जाती है, तो पिलर खड़ा किया जाता है। तो मेरा पूरा पिलर तैयार हो गया है। अब उस पिलर के बीच में मुझे छत रखना है और साइड साइड में ईंटें रखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर प्लास्टर करना है, फिर उस पर आप जानते ही हैं, अब इसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी पूरी एक प्लानिंग के तहत चीज़ें चलती हैं। जो नोट्स एक नोट्स की तरह हो जिसमें आपकी समझ हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं मित्र कि जब मैं इतिहास पढ़ाने वाला हूँ उसके पहले मैंने किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया है। ऐसा नहीं कि मैं उसमें चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करूँगा जितनी मात्रा में ऑलरेडी पहले मैंने कर दिया है। क्योंकि मेरा जो वीडियो है, वो जो वीडियो बनने वाला है वो स्पेशली एसएससी वनडे जैसे विद्यार्थियों के लिए है जीएस में, और वो 60 वीडियो होगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो वीडियो जो टीजीटी पीजीटी और नेट की तैयारी करने वाले हैं वो भी विद्यार्थी देखें, सिविल वाले भी विद्यार्थी देखेंगे ज़रूर। और लेकिन ये अपने आप में पूर्ण तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो लंबा लंबा आप वीडियो जो पीछे पड़े हुए वीडियो हैं जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ उसको देखना आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य है। ठीक है, और ये तो आवश्यक है ही है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना है। ठीक है, जो चीज़ें आपको इतने पैसे देने में, बड़े बड़े कोचिंगों में जाने की ज़रूरत है, वो आपको यहाँ पे पूरे फ्री में मिल जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, आपको इतिहास में कई चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ाया गया है, उन सारे बिंदुओं को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, पहला जो टॉपिक मैंने इसके पहले चर्चा की है, आप देखेंगे शुरू से मैंने बताया है कि पृथ्वी से उत्पत्ति, जी हाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्वरूप तक, वर्तमान स्वरूप तक नोट करते जाइएगा। ये सारे टॉपिक जो मेरे YouTube पे वीडियो में पढ़े हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्वरूप तक पर मेरा ये वीडियो बना हुआ है। इसके बाद जो मेरा वीडियो ये है, आदि मानव से लेकर, आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफ़र, आधुनिक मानव तक का
सफ़र, इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे जो आगे उसमें इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। अब इतिहास जानने के स्रोत को ज़रूर आप देखिएगा। अगला मेरा जो वीडियो है वह इतिहास जानने के स्रोत के अलावा आप देखेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पर मैंने लेक्चर दिया हुआ है और ठीक ठाक लेक्चर है। इसके बाद ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, और इस ताम्र पाषाण काल के बाद आप देखेंगे वैदिक, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल में अंतर, उत्तर वैदिक काल में अंतर, ठीक है, अंतर। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा। जो मेरे इतिहास के सारे वीडियो पढ़े हुए हैं उसको देखिएगा, तब आपको जो इसके बाद में इतिहास पूरा बनाने वाला हूँ, पूरा इतिहास बनाने का मतलब कि ऐतिहासिक काल से शुरू होगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वैदिक काल से रिलेटेड मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन की चर्चा नहीं की है, मैं उस पर भी डिटेल से चर्चा कर दूंगा। लेकिन इसको भी आप देखिएगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, और इसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो वन लाइनियर आएंगी, विथ कॉन्सेप्ट के ही साथ आएंगी। लेकिन वो सारी बातें उस वाले वीडियो में डिटेल्स नहीं रहेगी जो इसके पहले हैं। इसके बाद देखेंगे महाजनपदों, या आप देख सकते हैं मैंने लिखा है द्वितीय क्रांति के रूप में महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय, ये सारे टॉपिक हैं। महाजनपदों का उदय, द्वितीय क्रांति के रूप में महाजनपदों का उदय, ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो मैं शब्दावलियों पर चर्चा किया हूँ, ऐतिहासिक शब्दावलियाँ। अब वो बिंदु क्या है, अब ये देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से ऐतिहासिक शब्दावली, अब यहाँ पे ऐतिहासिक शब्दावली में मैंने सारे वंश की शब्दावलियों के बारे में चर्चा किया है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सारे शब्दावलियाँ। और ये जो ऐतिहासिक शब्दावली है मित्र, वो किस किस वंश से रिलेटेड है वो ध्यान से सुनेगा। ये जो रिलेटेड है वो किस किस बिंदुओं से रिलेटेड है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐतिहासिक शब्दावली मौर्य वंश, मौर्य वंश जो अक्सर पूछे जाते हैं, गुप्त काल, मौर्य वंश, गुप्त काल, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, मुगल वंश और मराठा। केवल इतना ही नहीं, आप देखेंगे दक्षिण भारत के भी कुछ ऐतिहासिक शब्दावलियाँ हैं, और वो ऐतिहासिक शब्दावलियाँ जैसे चोल वंश, चोल वंश और बाहमनी साम्राज्य, बाहमनी साम्राज्य, बाहमनी साम्राज्य व विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश में ढेर सारे उर्दू शब्द आपको मिल जाएंगे। यहाँ के समय जो भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वंश है, इसलिए इस वंश से रिलेटेड कभी कभी ऐतिहासिक शब्दावलियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और ऐतिहासिक शब्दावलियाँ किस तरीके से, अभी मैंने इस पर बारे में चर्चा जल्दी किया, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा बना हुआ है, एक एक वीडियो सब पर बना हुआ है। मौर्य काल पर, गुप्त काल पर, चोल वंश पर, दिल्ली सल्तनत पर, मुगल वंश, मराठा, ऐतिहासिक शब्दावलियाँ बना हुआ है, इसको जरूर देखिएगा।
इसके बाद देख लेते हैं मित्र कि जो अगला है इसमें स्थापत्य कला, स्थापत्य कला से भी रिलेटेड है। और स्थापत्य कला में जो है वो आप कौन कौन से वंश देखेंगे, तो मौर्य वंश भी है। मौर्य वंश में जो स्तूप वगैरह बनाए गए थे, लकड़ी के जो महल तैयार किया गया था, स्थापत्य कला में मौर्य वंशों के द्वारा अभिलेख वगैरह भी थे। इसके बाद गुप्त काल, गुप्त काल में भी आप जानते हैं बौद्ध मंदिर, बौद्ध मूर्ति, ये सब विष्णु मंदिर, तमाम प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसके बाद गुप्त काल के बाद आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में ढेर सारे भवनों का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से स्थापत्य कला में मुगल वंश के समय भी आप देखेंगे। केवल इतना ही नहीं, राजपूत काल में भी आपको देखने को मिलेगा, राजपूत काल में स्थापत्य कला देखने को मिलेगा। इसी समय अगर स्थापत्य कला में देखेंगे तो पूर्व मध्यकाल का जो इतिहास है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इन दोनों में स्थापत्य कला का बड़ी मात्रा में निर्माण हुआ था। पूर्व मध्यकाल अगर मित्र बोलें तो आप ऐसे समझ लीजिए, पूर्व मध्यकाल का मतलब कि त्रिकोणात्मक और त्रिपक्षीय युद्ध से लेकर दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ तक का जो इतिहास होता है उसे पूर्व मध्यकाल इतिहास बोला जाता है। और उत्तर भारत में पूरा एक राजपूतों का दौर इसी समय चलता है। और वहीं दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य उभर के आते हैं और पल्लव वंश भी रहते हैं। तो ये उत्तर भारत दक्षिण भारत में इस समय भी काफ़ी ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण होता है। तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ अलग अलग टॉपिक पर। तो मौर्य वंश में कौन कौन से स्थापत्य कला हुए, गुप्त काल में दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से भवनों का निर्माण हुआ, मुगल वंश में कौन कौन से भवनों का निर्माण हुआ, इन सारे जो शासक निर्माण करवाए थे अपने अपने समय में, उनका एक चार्ट बनाया गया है। ये सारे चीज़ें एक चार्ट के रूप में आपके सामने रखी गई हैं, जो कई जगह से एकत्र की गई हैं। और उस एकत्र की गई चीज़ों को एक जगह रखा गया है आपके सामने, ताकि आप एग्ज़ाम के समय तत्काल रिवीजन करके जाएं। और निश्चित रूप से आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, अगर वही चीज़ आप बुक में पढ़ रहे हैं तो पता चला हम एक जगह अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं और दूसरी जगह हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तीसरे जगह हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पता चला जो हमने प्राचीन काल में पढ़े और यहाँ आधुनिक भारत में आते आते हम प्राचीन काल के ढेर सारे स्थापत्य कला को भूल गए कि इसका निर्माणकर्ता कौन था। लेकिन जब एक जगह चीज़ों को आप देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन की स्थिति होगी ही नहीं और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये पूरा वीडियो बना हुआ है। तो आपने देखा द्वितीय क्रांति के रूप में महाजनपदों, ऐतिहासिक शब्दावलियाँ और स्थापत्य कला के रूप में ये सारा वीडियो बना हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि ये वीडियो ये वीडियो YouTube के चैनल में पड़े हुए हैं। और बहुत सारे वीडियो जो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ स्थापत्य कला का, ऐतिहासिक काल का, इसका एक प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। और ये सब भी प्लेलिस्ट इसका बन गया है, आप वहाँ पे जाकर इस चीज़ को आसानी से देख सकते हो। अब आते हैं इसके अलावा इतिहास पर और कैसे तकनीकी रूप से वीडियो बनाया गया है, यानी तकनीकी रूप से जो और नोट्स बनाए गए हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये इतने हो गए। अब स्थापत्य कला, तो ये चीज़ें तो आपको नोट करना ही है और इसको देखना जरूरी है। अब जो मेरा अगला वीडियो है जो मतलब कि बनाया गया है वो किस पर है? देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक मैंने ये रखा था कि विदेशी आक्रमण। अब विदेशी आक्रमण के
समय कौन कौन से वंश थे, इस पर भी मेरी चर्चा है। और दूसरा विदेशी यात्री, एक है टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मध्यकाल यानी कि मध्यकालीन इतिहास के दौरान, बहुत अच्छी टॉपिक है मित्र, दौरान आने वाले विदेशी यात्री, इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, इसको जरूर देखिएगा। मध्यकालीन में आने वाले विदेशी यात्री, पूरे मध्यकाल इतिहास में जितने भी शासक थे और उनके समय जो प्रमुख विदेशी यात्री आए थे और विदेशी यात्री के समय मध्यकाल में कौन कौन शासक थे, इस पर एक वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इसके अलावा देखेंगे कि हर शासक की उपाधियाँ होती हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था। तो एक वीडियो मेरा ये है कि शासक एवं उनकी उपाधियाँ बहुत सारे प्राचीन इतिहास में, जैसे आप नाम सुने हैं अजातशत्रु, कुड़िक नाम, ठीक है, महापमनन, एकराट, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य, एंड्रोकोटस, ठीक है, और आप इनका नाम सुने होंगे बिंदुसार का, अमित्रघात। इसी तरीके से ढेर सारे नाम शासकों को मिलता है। अशोक का भी नाम मिलता है, अशोक वर्धन नाम मिलता है, प्रियदर्शना नाम मिलता है, ठीक है। ऐसे कई शासक हैं जिनकी उपाधियाँ हैं। समुद्रगुप्त को आप जानते ही हैं, ठीक है, मैं आगे इस पर पूरा बनाऊंगा, लेकिन उपाधियाँ संबंधित पूरा एक लिस्ट, इसका चार्ट बना हुआ है। मेरा काम यहाँ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम बस इतना है कि YouTube पर मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है और मैं जो आगे पढ़ाने वाला हूँ उसके संदर्भ में मेरी यहाँ पे चर्चा हो रही है। और मेरा टॉपिक क्या है कि संपूर्ण इतिहास पर वैकल्पिक प्रश्नों पर एक बेहतर समझ कैसे विकसित करें, यही मेरा टॉपिक है। पढ़ाने का काम इस टॉपिक के बाद, समझाने के बाद ही होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कहा, तो शासकों की उपाधियाँ ये आपको जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद शासकों के समय कुछ विद्वान हुआ करते थे, विद्वान व दरबारी कवि ये सब हुआ करते थे मित्र। और जो शासकों के समय विद्वान और दरबारी हुआ करते थे, उनके नाम और ख़ास तौर इनके द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई थी, साहित्य की रचना, और सबसे ज़्यादा अगर साहित्य का रचना हुआ है मित्र तो गुप्त काल में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो शासकों के समय विद्वान, ढेर सारे विद्वान रहा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य विद्वान ही थे, अर्थशास्त्र लिखे गए थे, मेगास्थनीज, ठीक है। इसी तरीके से ढेर ऐसे शासक हुआ करते थे। यहाँ तक चंद्रगुप्त द्वितीय नवरत्न रखा करता था, अकबर भी नवरत्न रखा करता था, कृष्णदेव राय के समय अष्टदिग्गज हुआ करते थे, और शिवाजी के समय अष्टप्रधान हुआ करते थे। तो बहुत ऐसे प्रशासनिक पद के साथ साथ दरबारी कवि भी हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे हैं जो आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये सब लिस्ट बना हुआ है जो YouTube में ऑलरेडी पहले वीडियो बने, जो एक जगह हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो एक जगह हैं जिसको आप तुरंत रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया शासकों के समय। इसके अलावा ये आप देखिएगा इतनी सारी चीज़ें। अब इसके अलावा और ढेर सारे जैसे वीडियो मैंने बनाए हैं, वो वीडियो कौन कौन से हैं वो भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, इतनी चीज़ तो नोट कर ली होंगी। इसके अलावा कॉन्सेप्ट युक्त वीडियो बहुत है मित्र, वो कॉन्सेप्ट युक्त वीडियो ज़रा समझने की कोशिश करिए।
जैसे वीडियो बना है उसमें, ज़रा इसको समझिए। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा। अगर आप भारत की बात करते हो, भारत, जी हाँ भारत, अगर आप भारत की बात करते हो तो भारत में आप देखेंगे, इसको जब हम पढ़ें इतिहास को तो आप दो भागों में बांटकर ही पढ़िए। एक उत्तर भारत, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। ठीक है, हालांकि मैंने इस पर चर्चा एक बार किया भी हूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि किस तरीके से जो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है उसको समझना है आपको, वो ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा मित्र, उत्तर भारत से रिलेटेड मैंने इससे उत्तर भारत से संबंधित सभी वंशों व इसके अंतर्गत आने वाले शासकों के नाम क्रमबद्ध रूप से बताया है। उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो बातें यहाँ लिखी है वही बातें यहाँ पे भी हो जाएगी। उत्तर भारत से संबंधित सभी वंशों व शासकों के आने वाले शासकों के नाम क्रमबद्ध रूप से वही बातें यहाँ पे, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? दक्षिण भारत से रिलेटेड है। अब वो वंश कौन कौन से हैं मैं उसका नाम लूँगा, शासक का नाम नहीं लूँगा। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हम दो भागों में बांटेंगे, इसको तीन भागों में देख लेते हैं। इसको हम तीन भागों में मुख्यतः बांटेंगे उत्तर भारत को। जैसे यहाँ पे हम प्राचीन इतिहास और यहाँ पर हम मध्यकालीन इतिहास और यहाँ पर हम जो देखेंगे वह आधुनिक भारत। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आधुनिक भारत। और इस पर मेरा अलग अलग वीडियो बना हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। बार बार मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसके इम्पोर्टेंट को समझता हूँ और आप भी समझोगे। अगर नहीं समझ पाओगे तो कुछ दिन बाद समझोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक उसी तरीके से हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो समानता हम देख लेते हैं मित्र कि प्राचीन भारत देखेंगे 1200 वर्षों का इतिहास जो है, महाजनपदों के उदय से लेकर, अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें, महाजनपदों के उदय से लेकर हम अरबों के आक्रमण तक अगर देखें तो मोटी मोटा कहेंगे कि महाजनपदों के उदय से लेकर अरबों के आक्रमण तक प्राचीन इतिहास, अरबों के आक्रमण के प्रारंभ से लेकर, अरबों के आक्रमण से प्रारंभ से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक हम ये कहेंगे कि ये मध्यकालीन इतिहास है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा इतिहास है? ये आधुनिक भारत है। उत्तर भारत में ऐतिहासिक को विभाजित करने के लिए यही तीन आधार बताए गए हैं। अलग अलग विद्वानों का इस पर अलग अलग मत है, मुझे उस पर नहीं जाना है, क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं इस चीज़ को समझाने के लिए अपने वीडियो में किस तरीके से YouTube पर मैं वीडियो डाला हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरीके से मैं डाला भी हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा से अलग अलग है। अब जैसे मैं यहाँ पे देख लेते हैं मित्र प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में मैंने हर्यक वंश, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, हर्यक वंश के बाद अगर आप देखेंगे नाग वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर वंश। ध्यान से सुनते जाइएगा, मौर्योत्तर वंश, और मौर्योत्तर वंश के बाद आप देखेंगे गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश। इम्पोर्टेंट यही प्राचीन इतिहास के वंश हैं, जो मैं उत्तर भारत में प्राचीन इतिहास में जो वंश आते हैं उनका मैंने एक जगह चर्चा किया है, और उनके शासकों के भी बारे में मैंने डिटेल से वहाँ पे बताया। तो मैंने, जैसा कि मैं पहले कहा हूँ कि प्रश्न के नेचर के हिसाब से प्रश्न बनाना चाहिए कि
वंशों का क्रम क्या है, शासकों का क्या क्रम है। तो इससे न केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बल्कि इससे आपके 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में फंस भी सकते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से मध्यकालीन इतिहास को 2 भागों में बांट देते हैं। एक हम पूर्व मध्यकाल और एक हम उत्तरवर्ती मध्यकाल। और जो उत्तरवर्ती मध्यकाल है मित्र, इस पर मेरा एक वीडियो बना है और पूर्व मध्यकाल पर मेरा एक वीडियो बना है। इस पर पूरा एक वीडियो बना है। और पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आने वाले सभी वंश व शासकों का क्रम एक लिस्ट में बताया गया है। इसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो 400 वर्षों का इतिहास है, ये पूर्व मध्यकाल में जितने भी आने वाले सभी वंश व शासकों का मैंने यहाँ पे डिटेल में चर्चा किया है। आपने नाम सुना होगा, चंदेल वंश का नाम सुना होगा, प्रतिहार वंश का नाम सुना होगा, पाल वंश का नाम सुना होगा, परमार वंश का आपने नाम सुना होगा। इसी तरीके से ढेर सारे सोलंकी वंश, कलचुरी का वंश, ढेर सारे वंश पूर्व मध्यकाल में है। और एट लास्ट में देखेंगे तो गढ़वाल वंश और चौहान वंश, दोनों वंश को परास्त किया था कौन? मोहम्मद घोरी। और जब मोहम्मद घोरी आता है तो यहाँ से उत्तर भारत स्टार्ट हो जाता है। और जब त्रिकोणात्मक युद्ध प्रारंभ होता है तो यहाँ से पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो ये 400 वर्षों का इतिहास पूरा पूर्व मध्यकाल में जितने भी शासक और जितने भी वंश हैं, बहुत बढ़िया से मैंने उन सारे चीज़ों को एक जगह लिखा है और सारे शासकों को भी नाम लिखा है। केवल लिखा ही नहीं है, बल्कि मैंने उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया लेक्चर भी दिया है। उतना बढ़िया लेक्चर आपका लूसेंट बुक कभी क्लियर नहीं कर पाएगा मित्र। ठीक है, मेरा नहीं क्लियर हुआ, बाकी को मैं नहीं जानता हूँ। और मेरी भी बुद्धि उतनी मंद बुद्धि नहीं है कि इतना भी ना समझ पाऊँ, क्योंकि लूसेंट पढ़ने से क्लियर तो नहीं हुआ है। तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपके सामने उसी तरीके से मैंने उस चीज़ को पढ़ा जरूर हूँ, लेकिन क्लियर स्पष्टीकरण मैं अपने माध्यम से किया हूँ। आप पढ़िएगा तो आपको निश्चित रूप से लूसेंट से तो कहीं ज़्यादा अच्छा ये लेक्चर लगेगा। ठीक है, जिसे कहते हैं ना, किसी जटिल चीज़ को सरलीकरण कर दिया जाए, और जो चीज़ें जटिलता को जितने ज़्यादा सरलीकरण कर देता है, चाहे वो बुक हो चाहे वो टीचर हो, वो उतने ही अच्छा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब मैं बेस्ट हो कि मैं खराब हूँ इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इतिहास। अब देखते हैं उत्तरवर्ती में। अब उत्तरवर्ती में देखते हैं कौन कौन से वंश आ जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में आपने नाम सुना होगा। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 2 भाग में। उत्तरवर्ती मुगल वंश को 2 पार्ट में बांट के देख लेते हैं। एक दिल्ली सल्तनत और इसको हम मुगल वंश में। तो इस पर जो भी वंश हैं और जो भी शासक हैं, वंश और शासकों के बारे में एक लिस्ट बना दी गई है। और ये नए विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और ऐसा नहीं कि जो पुराने उनके लिए नहीं है, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, यकीन नहीं आया तो फिर जाकर आप देखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत में जो वंश है उनका जो क्रम है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, गुलाम वंश और खिलजी वंश। खिलजी के बाद आप देखेंगे मित्र तो तुगलक वंश और फिर सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद देखेंगे तो लोधी वंश। ये वो 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत में आते हैं। और इन 5 वंशों के अंतर्गत, यानी गुलाम वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक आते हैं, खिलजी वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक आते हैं, इन सब का मैंने डेट वाइज शासन का कार्यकाल लिखा है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखें। और इसी तरीके से
मुगल वंश में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बाबर से उठाया है, बाबर से लेकर औरंगजेब के मृत्यु तक पूरा मैंने एक चार्ट बनाया। तो एक वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा और एक वीडियो में ये देखने को मिलेगा, एक वीडियो में ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तीन वीडियो आप देखेंगे, पूरे मध्यकालीन तक की एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट में ही वीडियो है। आप देखेंगे तो इतिहास का एक माइंड आपका क्लियर हो जाएगा, माइंड एक मेकअप हो जाएगा कि कैसे इतिहास की क्रमबद्धता चालू हुई है। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक भारत में भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति के बारे में मैंने यहाँ पर भी डिटेल से चर्चा किया है। इस पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो ये चर्चा किस पर हुई? भारत, उत्तर भारत। भाई आपको पता ही होगा कि अगर हम देखेंगे तो भारत के नक्शे पर, अगर आप जानते हो इस चीज़ को थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये विंध्य पर्वत है और ये उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है। तो आपने अभी इस विंध्य पर्वत के इस वाले पार्ट को आपने देखा, अब इधर भी तो होगा हिस्सा। अब यहीं से देखिए, जिस तरीके से आपने यहाँ देखा उत्तर भारत में, उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी कई वंश हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है संगम वंश। अगर संगम वंश में देखेंगे तो आपको चेर चोर पांड मिल जाएंगे। चेर चोर पांड ये संगम वंश यहाँ पे चलता है। फिर इसके बाद एक संगम काल और आता है, लेकिन वो कई वर्षों के बाद आता है, वो प्राचीन इतिहास में नहीं आता है। वो चोल अपने आप को मजबूत करते हैं, बीच में इनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अब इस संगम वंश को पतन करने वाले जो दक्षिणी भारत के शासक थे मध्यकाल में, वो कौन थे? सातवाहन। अब सातवाहन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर सातवाहन के बाद देखेंगे तो कुछ आ जाते हैं जैसे वाकाटक, ये अपनी मजबूत स्थिति बना लेते हैं। तो संगम वंश, सातवाहन और वाकाटक ये दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास है। और ये समय दौर यहाँ पे कौन चल रहा था? तो यहाँ पे मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश जब चल रहा था, तो मौर्योत्तर वंश का आपसे कभी कभी पूछा जाता है सातवाहन। तो सातवाहन मौर्योत्तर वंश में आते हैं, लेकिन मौर्योत्तर वंश में कुछ वंश तो उत्तर भारत में रहते हैं, लेकिन सातवाहन किस में रहता है? दक्षिण भारत में। और जिस समय यहाँ पर प्राचीन काल में गुप्तों का वंश चलता है, उस समय यहाँ दक्षिण भारत में वाकाटक रहते हैं। क्लियर? तो ये प्रमुख है। इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे पूर्व मध्यकाल में कुछ वंश चलते हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ वंश रहते हैं। जैसे यहाँ पे प्राचीन काल में हर्षवर्धन तो रहता ही है, अब उसका जब पतन हो जाता है तो यहाँ पर भी बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हो राष्ट्रकूट, यहाँ पर राष्ट्रकूट आ जाते हैं, कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कल्याणी के चालुक्य। यहाँ पर आप कह सकते हो मिश्रण में प्राचीन और मध्य में एक दक्षिण भारत में कल्याणी चालुक्य थे। तो कल्याणी के चालुक्य इधर थे। इनके पतन होने के बाद राष्ट्रकूट, फिर यहाँ पे बादामी के चालुक्य यहाँ पर रहते हैं। पुलकेशियन द्वितीय कहाँ का रहता है? बादामी के चालुक्य। ये बादामी का चालुक्य रहता है। ये प्राचीन इतिहास में कुछ हिस्सा देख लेते हैं और इसका कुछ हिस्सा हम मध्यकालीन इतिहास में देख लेते हैं इस दौर में, उत्तर भारत में। क्लियर? तो यहाँ पे कल्याणी चालु, उसके बाद देख लेते हैं आगे चल के यहाँ पे जो होते हैं प्राचीन इतिहास में, यहाँ पे पल्लव भी आपको देखने के मिल जाएंगे। पल्लव, ठीक है, बादामी के चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, सातवाहन, संगम, ये सब प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत के शासक हैं। यहाँ पर राष्ट्रकूट देखने को मिल जाएंगे, कल्याणी के देखने को मिल जाएंगे,
इसके बाद आपको चोल देखने को मिल जाएंगे। फिर इनके पतन होने के बाद काककी, पांड्य, ये छोटे छोटे वंश आ जाते हैं। फिर आगे चल के देखेंगे मित्र, इनके बाद दो बड़े आते हैं। एक आता है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, और एक आता है बहमनी साम्राज्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें जो सिचुएशन यहाँ पे थी, उत्तर भारत में ये लोगों का चल रहा था, तो उस समय दक्षिण भारत में ये थे। अब इस पर और अच्छी जानकारी आपको समझनी है तो पीछे वाला वीडियो जब जाएंगे आप देखेंगे, तो इस तरीके से पूरी शासकों का उस पर नाम लिखा गया है और उसके बारे में अच्छे से लेक्चर दिया गया है। वहाँ देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं, एक बार वो फिर इस बात पर अमल करें। आधुनिक भारत में देखेंगे तो यहाँ पर जब विजयनगर का साम्राज्य का पतन होता है, तो आगे चलकर यहाँ पे कौन आ जाते हैं? विजयनगर बहमनी साम्राज्य का पतन होने के कगार पर मराठों का क्या हो जाता है? मराठों का उदय हो जाता है। तब आधुनिक भारत में यहाँ मराठों का उदय हो जाता है। तो फिर क्या, फिर सिचुएशन यहाँ पर भी देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे मराठों का प्रभुत्व कैसे बढ़ता है। तो ये जो दौर होता है मराठों के यहाँ पर उदय हो जाना, और फिर मराठों के बाद यहाँ पर देखेंगे मित्र, मैसूर, निजाम, ये सब भी छोटे छोटे आ जाते हैं। लेकिन इनके समय कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही है? हावी हो रही है। हालांकि जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन है वो मध्यकालीन में ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मध्यकालीन में इनका प्रारंभ सबसे ज़्यादा देखेंगे तो दक्षिण भारत में प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो मित्र यहाँ पे लाइट कट गई है, तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम है, इसलिए जैसे ही लाइट आती है तो हम इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि हम वीडियो बना रहे थे तो लाइट कट गई थी, जिससे लाइट कटने की वजह से वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा था, इस वजह से दूसरे जगह में आया हूँ। आइए, हमारी चर्चा किस पर हो रही थी? तो हमारी जो चर्चा ये हो रही थी कि इतिहास के संदर्भ में मैंने कुछ इस तरीके से फिगर बनाया था, फटाफट देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा था उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, हमारी जो चर्चा हुई थी उत्तर भारत दक्षिण भारत। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी चर्चा ये हुई थी उत्तर भारत में प्राचीन इतिहास, और यहाँ पे मध्यकालीन, और यहाँ पे आधुनिक भारत। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से दक्षिण भारत में यहाँ पर भी हम प्राचीन भारत को देखे थे, और यहाँ पे मध्यकालीन, और यहाँ पे आधुनिक भारत। ठीक, और इसके अंतर्गत हमने आने वाले वंशों के बारे में डिटेल से चर्चा किया हुआ था। ठीक है, और हमारी जो चर्चा हो रही थी वो यही हो रही थी कि अगर हम देखें जिस समय यहाँ पर आधुनिक भारत में औरंगजेब की मृत्यु हुई, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु हुई, और आधुनिक भारत में जिस समय यहाँ पर दक्षिण भारत में मैसूर, मराठा और निजाम थे। ठीक, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ये कई वंशों में क्या हो चुका था? विघटित हो चुका था। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, इसके मृत्यु के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके मृत्यु के बाद, और यहाँ पर मराठा में शिवाजी की मृत्यु होने के बाद दक्षिण भारत और उत्तर भारत कई छोटे वंशों में विभक्त हो गया था। ठीक है, यानी कि ये सामंत के रूप में आ चुके थे, ये ध्यान में रखिएगा। और हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये भी चर्चा कर रहे थे कि मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर दक्षिण भारत उत्तर भारत, तो मध्य भारत में मध्यकालीन इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो यूरोपीय कंपनियाँ थी वो डायरेक्ट उत्तर भारत में नहीं आए थे। यूरोपीय कंपनी
जो आई थी यूरोपीय कंपनियाँ, उसमें जो पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वो दक्षिण भारत से ही होकर आए थे। ठीक है, अब वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कंपनियों को कैसे पीछे छोड़ देती है, इस पर मेरा 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो बना है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इन सारे पढ़ने के बाद, समझने के बाद संक्षेप में ये आप वीडियो अगर 1 घंटा 30 मिनट का देखेंगे तो आपका और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने बताया कि वीडियो मेरा कैसे बना है, एक इस पर बना है, एक इस पर बना है और इस पर भी बना है, एक आपको इस पर भी मिल जाएगा और इस पर मिल जाएगा। इस तरीके से 6 वीडियो आप देखेंगे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, यानी कि संपूर्ण इतिहास के वंशों और उसके अंतर्गत आने वाले शासकों के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया है और उस पर लेक्चर दिया है। इन वीडियो को देखने के बाद एक बार यूरोपीय कंपनी वाला वीडियो मेरा जो 1.5 घंटे का है वो भी देख लीजिएगा। वो उसमें पड़ा हुआ है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, बहुत अच्छा वीडियो है, लेकिन आप उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे तब। ठीक है, तो आइए अब जो YouTube पर अगला वीडियो है, ठीक है, हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, मैंने वहाँ पर कुछ शासकों के नाम लिखे हैं। जैसे मैंने एक लिखा है कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ये वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि जिस समय ये गुप्त वंश में समुद्रगुप्त आता है मित्र, और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी भारत में है, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हैं। यानी विकेंद्रीकरण का मतलब कि सारे सामंतों को ये दबाते हैं। तो जो सामंत इनके समय थे, जो इनके समय, ध्यान से सुनिएगा, जो इनके समय छोटे छोटे सामंत थे जिस पर इन्होंने विजय प्राप्त किया हुआ था, विजय प्राप्त किया हुआ था, ये भी वीडियो आप देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मजबूत शासकों के समय कौन कौन से छोटे शासक थे। हालांकि मजबूत शासक ये थे, बाकी शासक क्या थे, कमज़ोर थे, तभी वो मजबूत हुआ। हमेशा मजबूती की पहचान अगले की कमजोरी से होता है। ठीक है, अगर मजबूत होते हैं तो सब अपने अपने क्षेत्र के शेर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने अपने समय के एक ही शेर हुए, क्योंकि अन्य कहीं न कहीं कमज़ोर थे, उनकी नीतियों में उतनी ज़्यादा कठोरता नहीं होगी। ये वीडियो बना हुआ है, इसको देखिएगा। अब इसके अलावा जो एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो ये है मित्र कि वंशों के पतन के बाद, बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, आप ऐसे कर सकते हैं, महत्वपूर्ण वंशों या योग्य शासकों, आप ज़्यादातर ऐसे ही कह सकते हैं, योग्य शासकों के पतन होने के बाद नवउदित वंश व शासक, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। और वो कैसे बना है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए वो कैसे है, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे
तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप मौर्य वंश के पतन होने के बाद, मौर्य वंश यानी कि अशोक का जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मौर्य वंश के पतन के बाद मौर्योत्तर का आना, मौर्योत्तर वंश का आना, इसको समझिएगा। इसके बाद अगला आप ये समझ सकते हैं कि जिस समय भारत में गौरी आया था, भारत में मोहम्मद गौरी आया था, उस समय भारत की स्थिति और जिस समय बाबर भारत में आया था, उस समय भारत की स्थिति, यहाँ पे भारत की स्थिति का मतलब वंश और वंश शासकों की स्थिति से मित्र। आखिर में क्या सिचुएशन था कि मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक करके भारत को अपने अधीन कर लेता है? वो ऐसी क्या सी स्थिति थी कि यहाँ पर बाबर अटैक करके भारत को अपने अधीन कर लेता है? तो इस पर भी वीडियो बना है। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये जानना जरूरी है कि मोहम्मद गौरी जिस समय अटैक किया था उस समय क्या स्थिति था, जिस समय बाबर आया था उस समय क्या स्थिति थी, और इसके पहले मैंने आपको ये भी बताया अलाउद्दीन खिलजी और समुद्रगुप्त। इसके अलावा मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर वंश में क्या चल रहा था, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपके। ठीक है, अगला वहीं देख लेते हैं, दक्षिण भारत में भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत में और देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद भारत की स्थिति क्या हो जाती है या कैसी होती है? उसके मृत्यु के उपरांत ये उत्तर भारत के सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है, उत्तर भारत के सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है। और वहीं पर अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में, हालांकि दक्षिण भारत में आपको चीज़ें नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट में वो देखा होगा, दिखाया गया, लेकिन ये वीडियो इस पर बना हुआ है। लेकिन अगर दक्षिण भारत का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो दक्षिण भारत में भी आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो चोल के पतन होने के बाद, या तो फिर हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य के पतन होने के बाद, या विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद, या मराठा साम्राज्य के पतन होने के बाद, इनके पतन होने के बाद दक्षिण भारत की कैसी स्थिति होती है, दक्षिण भारत की स्थिति कैसी होती है, ये भी ध्यान में रखना होगा। क्लियर? तो अगर आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख रहे हैं तो इतिहास पर आप में पढ़ने में रुचि लग जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और ढेर सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके जवाब आप इन्हीं सब के माध्यम से दे सकते हैं। क्लियर? और इन पर भी एक एक वीडियो अलग अलग से बना हुआ है लेक्चर के रूप में, ये भी आप देखने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ आपको बस 10-5 मिनट में बताया जा रहा है कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाई गई है, ठीक है, वहाँ तो कुछ वीडियो 45 मिनट 46 मिनट इस तरीके के वीडियो बनाए गए हैं। ये तो जो वीडियो बनाए गए हैं उस वीडियो के पर बनाने के, उसको बताने के लिए क्या एक टेलर है बस,
मात्र एक टेलर है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो पढ़ाने वाला हूँ उसको और रुचिकर बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। तो कुछ वीडियो आपने देखा इस तरीके के बने हुए हैं। अब देखिए जो इस तरीके के वीडियो बने हुए हैं, इसके अलावा मुग़ल वंश के समय कुछ संगीतकार, कुछ चित्रकार, उनका भी जिक्र किया गया है। उनसे भी पुस्तकें, चित्रकार, स्थापत्य कला तो मैंने चर्चा कर ही दिया है। तो उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं मित्र कुछ बड़े वीडियो के बारे में। अब देखिए बड़े जो इतिहास के वीडियो बन रहे हैं इस समय, वो वीडियो बहुत डिटेल से लेकर आपके सामने लेकर आया जा रहा है, क्योंकि जो इस तरीके की वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। जैसे धर्मेंद्र सर सारे वीडियो बनाए, ये तो अभी तक मैंने उस वीडियो के बारे में चर्चा किया जो मैंने बनाए हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र सर की भी कुछ वीडियो हैं जो स्पेशल एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल से लाया गया है, और कई बुकों से उन्होंने ये सारी चीज़ को कलेक्ट करके आपके सामने बड़ी मेहनत के उपरांत वो सारी चीज़ों को रखा है। ठीक है मित्र, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है। ये बात अलग है कि आपको फ़ायदा हो या ना हो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि बनाने वालों को तो बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में उनको बड़ी मेहनत लगती है, उस पर खोजते हैं, उसी चीज़ को कई बार पढ़ते हैं, और फिर बनाने से पहले उस चीज़ का एक माइंड मेकअप करते हैं, तब जाकर वो आपके सामने प्रेजेंटेशन करते हैं। उसके पीछे रणनीति कैसी होनी चाहिए, बात समझ रहे नहीं? आप जानते हैं कि 2.5 घंटे 1.5 घंटे की पिक्चर बनाने में करोड़ों रुपया लग जाता है। न जाने कितने लोग उस पर काम करने वाले होते हैं, तब जाकर वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है कि नहीं? लेकिन आपको अच्छी लगना और आप उससे कितना सीखें, दोनों में बहुत अंतर है। आइए आगे देख लेते हैं। जो धर्मेंद्र सर के द्वारा बड़े वीडियो बनाए गए हैं, उन वीडियो में आप देखेंगे किसी बुक में हर सारी चीज़ नहीं होगी, उनमें बड़े डिटेल से लेकर आए हैं। और मैं जैसा कि पहले कहा हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो टीजीटी, पीजीटी, नेट जैसे एग्जामों में, पीसीएस जैसे वैकल्पिक, आईएएस जैसे वैकल्पिक प्रश्नों में आप इन विषयों से रिलेटेड सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी करने वाले हैं तो कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया वो तो देखना ही होगा, और जो कम समय में ज़्यादा रिवाइज करने वाले हैं इंटरेस्ट, तो अब मैं आगे उसको बनाऊंगा, उसको भी प्लेलिस्ट में वो देखेंगे। लेकिन सिविल वाले भी उसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे साइड पिलर खड़ा किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले बोला था। तो धर्मेंद्र सर के जो वीडियो हैं उसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे इनका एक वीडियो आप देखेंगे, ऐतिहासिक अभिलेख, संपूर्ण इतिहास का अभिलेख। वो संपूर्ण इतिहास इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण मतलब कि वो पर्याप्त हैं, कि यहाँ से अभिलेख से पूछा जाएगा, अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट है इस प्रश्न से संबंधित, कि अभिलेख अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से एक भी अभिलेख बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए संपूर्ण शब्द लगाया जा रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से अभिलेख है। इसके बाद आपने जजिया कर को देखा होगा, जजिया कर। इसके बाद आपने कोहनूर हीरा के बारे में भी देखा होगा, कोहनूर हीरा संपूर्ण, इस पर लंबा वीडियो बना है। इसके बाद आपने कोहनूर हीरा, जजिया कर, ऐतिहासिक संपूर्ण युद्ध, ऐतिहासिक संपूर्ण युद्ध, ठीक है, संपूर्ण युद्ध, ये आपने देखा होगा। सारे युद्ध को एक जगह आपके सामने रखा गया है। इसके बाद कुछ वीडियो जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र
इस पर इनका डिटेल वीडियो देखा है। ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दे तो गलती हो जाने की संभावना अक्सर है। इसके अलावा आपने एक बहुत बढ़िया वीडियो देखा होगा इनका मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी पर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। और इतना डिटेल आपको बहुत कम मिलेगा इस सारी चीज़ों पर, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। इसके बाद आपने देखा होगा एक वीडियो चंगेज खां और तैमूर लंग, चंगेज खां व तैमूर लंग पर इनका एक वीडियो आपने देखा होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं मोहम्मद गौरी, ये सब एक ऐसे कड़ी है जो इतिहास में बीच को कड़ी को एक तरीके से जोड़ने का कार्य करते हैं। एक वीडियो है अरबों का आक्रमण, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। अरबों का आक्रमण इन पर बना हुआ है, ठीक है। अभिलेख पर इनका बना हुआ है, पृथ्वीराज चंद्र पर इनका बना हुआ है। और जल्द ही इनका आपने वीडियो देखा होगा संपूर्ण सिक्का, सिक्कों के माध्यम से भी इतिहास जानने के स्रोत होते हैं, ठीक है। तो सिक्का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्लियर। तो ये डिटेल से आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है, इस पर 2-3 दिन मेहनत की जाती है, तब जाकर इतने फैक्ट इकट्ठा किया जाता है और उस फैक्ट को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बताया जा रहा है कि चीज़ों को कैसे पढ़िए, किस तरीके से पढ़िए। अगर आपको इस पर और राय जाननी है तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग अगर आपको करनी है तो आप जो व्हाट्सएप पे नंबर पड़े हुए हैं आप वीडियो पर वो करिएगा, ठीक है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है ये तो आप जानते हैं, संपर्क करिएगा। तो ये सारे चीज़ें थे जिसको आपने देखा होगा। इस तरीके से जो इनके बड़े बड़े वीडियो हैं ये समय समय पर वीडियो आते रहेंगे, आप इसको ज़रूर देखिएगा और ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक होती है। तो ओवरऑल आप अगर इन सारे वीडियो को देख रहे हैं जो सिंगल पीस में आ रहे हैं और इसके अलावा जो मैंने पूरे कॉन्सेप्चुअल टाइप की वीडियो दिए हैं तो आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बताने के पीछे मकसद क्या था? जो मेरा मकसद ये था तो अब उसको भी ज़रा सुन लीजिए। देखिए मित्र, जो इतिहास के वीडियो बनाए गए हैं, क्योंकि इतिहास एक बहुत लंबा टॉपिक होता है, अगर जीएस में पूछा जाए तो ऐसे ही इसको मदर सब्जेक्ट नहीं कहा जाता है, इसके मदर सब्जेक्ट कहे जाने के पीछे कारण है। अब तैयारी करने वाले जो होते हैं कई टाइप के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग पीजीटी और टीजीटी और पीसीएस की तैयारी करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएससी, टेट और पेट इत्यादि वनडे जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर इतिहास को इस स्तर को ध्यान में रखकर वीडियो बनाया जाएगा तब तो एसएससी तैयारी करने वाला जो बच्चा होगा जितना वो संपूर्ण जीएस में अपनी एनर्जी लगाएगा, संपूर्ण जीएस में, उतना जीएस पढ़ने के लिए इतिहास का पूरा वीडियो देखेगा। अगर पूरे इतिहास को टॉपिक वाइज ले आया जाएगा तो वनडे का बच्चा अगर पूरे इतिहास को क्रम तरीके से देखेगा तो उसके लिए उतना समय लग जाएगा जितना कि संपूर्ण इतिहास में, संपूर्ण जीएस में समय लगता है। तो इसी वजह से हम मध्यम मार्ग अपनाते हैं और मध्यम मार्ग में फोकस ये रहता है कि एसएससी के सारे क्वेश्चन फंस जाएं। तो जो मेरा वीडियो अब जो एक सीक्वेंस के रूप में आएगा, यानी कि वंशों के क्रम में जो मेरा वीडियो होगा पूरे इतिहास के वंशों के क्रम में आएगा, शासकों के क्रम में आएगा,
कहने का मतलब कि अब मैं हर्यक वंश से स्टार्ट करूंगा, तो हर्यक वंश से पढ़ाते हुए आज के राष्ट्रपति पर लाकर हम ख़त्म करेंगे। ये वन लाइनर के टाइप के इतिहास होंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सहित होंगे, फ्रेमिंग विथ होंगे, और वो लेक्चर आपको पसंद में भी आएगा। लेकिन जो बच्चे अगर टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो धर्मेंद्र सर जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। इसके अलावा जो मैंने वीडियो बनाए हैं सब, जो सारे प्रश्नों को, नेचर को ध्यान में रखकर एक जगह रखा गया है, उसको देखिएगा। खासकर जो टीजीटी और पीजीटी तैयारी करने वाले हैं, एसएससी के बच्चे इस पर ज़्यादा फोकस करें, समय अगर मिले तो इस पर भी फोकस करें। और सिविल, टीजीटी, पीजीटी पे इस पर तो अनिवार्य है, जो अभी मैंने पढ़ाया वो तो अनिवार्य है, और ये क्या है, आवश्यक है। इन दोनों को मिला दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इन दोनों को मिला, जैसे आप ऐसे समझिए, एसएससी वाले के लिए जो मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा ये क्रम के रूप में, ये इनके लिए 90% तो काम कर जाएगा, लेकिन 10% चीज़ें के लिए इनको इधर भी आना हो सकता है, क्योंकि जीएस एक अथाह सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई अपने आप में 30 मार्क का थोड़ा ही नहीं है। तो 10% के लिए तो इधर उनको आना ही होगा। और सिविल के जो पीसीएस के बच्चे हैं उनका जो मैं पढ़ाऊंगा लगभग 60% जीएस, ये जो मैं क्रम रूप से पढ़ाऊंगा 60% तो यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इनको इस 60% को कवर करने के लिए जो अभी मैंने बताया 40% इधर आना ही होगा। क्लियर? और वही टीजीटी वाले के लिए, टीजीटी वाले के लिए, पीजीटी वाले के लिए यहाँ पे 40% आना होगा और 60% इधर आना होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिकॉल करके देख लीजिएगा कि मैं ये परसेंटेज कैसे बता रहा हूँ। देखिए मित्र, सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके क्वेश्चन का नेचर आपको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की एक समझ होनी चाहिए, और उस समझ को बनाने के लिए एक रुचिकर माहौल भी होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर आप उत्पादन करते हो। उत्पादन करने का मतलब कि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होती है, पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं अब तक इस पर लेक्चर जितना दिया वो चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा अगर कोई कमी आपको नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट आपका तार्किक रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर जल्द मिलेंगे आपके सामने। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।